हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एनओएस विजन पॉइंट और मैं हूं आपके साथ आपकी केमिस्ट्री मेंटर केपी मैम। चलिए आज के इस ब्यूटीफुल सेशन को स्टार्ट करते हैं और क्या हम डिस्कस कर रहे थे उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो समझ लेते हैं कि हम बात कर रहे हैं मॉड्यूल 2 का चैप्टर नंबर 4 जो है आपका प्यारा सा चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। इसमें हम लेक्चर 4 डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले लेक्चर 3 आ चुके हैं, उसको अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, साथ ही साथ एक प्रॉपर नोट बनाइएगा सो दैट आपके एग्जाम में आपको कभी भी कोई परेशानी ना हो और जो भी मैं आपको समझाऊंगी वो और अच्छे और बेहतर तरीके से आपको यहाँ पे समझ में आए। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या आज आप सीखने वाले हो, इसको समझ लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे अबाउट द पोलैरिटी, वही पोलैरिटी जो हमने प्रीवियस टर्न पे बात किया था, यानी प्रीवियस वीडियो में। उसका थोड़ा सा रिकैप भी ले लेते हैं। तो हमने अभी तक जो कहानी कही है और जो समझी है वो ये समझी है कि बॉन्ड्स जो होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं मेन, ठीक है। अगर हम बात करते हैं उसकी तो एक तो तरीका क्या हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। और दूसरा है वो है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, ठीक है। इनमें हमने देखा था क्या, इनमें हमने देखा कि आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। इसको इस तरह के बॉन्ड को क्या कहते हैं, आयनिक कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में हमने दो चीज़ डिस्कस की है, एक तो आपका कोवलेंट, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड। इसमें हमने क्या देखा था, सिंगल डबल ट्रिपल। तो क्या हम लिख सकते हैं इसको, सिंगल डबल और ट्रिपल देखा था, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है ये समझा था। और साथ ही साथ हमने देखा था यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी डिस्कस किया था, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी स्पेशल टाइप ऑफ आपका इलेक्ट्रॉन शेयरिंग यानी कोवलेंट बॉन्ड का ही टाइप है, इसको हमने समझा था, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें एक और दो चीज़ और हैं, एक है आपका पोलर कोवलेंट बॉन्ड और एक हो गया नॉन पोलर, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे देखा और समझा था। अब हम बात करेंगे किसकी, पोलैरिटी। जो पोलैरिटी आता है किस पे आएगा, नॉन पोलर की पोलर पे। तो बच्चों याद रखना है पोलर, पोलर से पोलैरिटी यानी इस पे प्लस माइनस चार्ज होगा। क्यों होगा, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, तो उसकी वजह से होगा। फिर डायपोल मूवमेंट क्या होता है ये समझेंगे। फिर एक इम्पॉर्टेंट रूल जो फजान ने दिया था, जिन्होंने कंपेयर किया था कि आयनिक और कोवलेंट में कुछ तो रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है वो आप इस पे समझ जाओगे, ठीक है। और हम बात करेंगे पैरामीटर्स, क्या क्या पैरामीटर्स है जो कोवलेंट बॉन्ड पे आपको ध्यान देना है और समझना है, जो आपके एग्जाम में भी कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे तो आप उसको आसानी से बता सकते हो, ठीक है। तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो आज हम समझेंगे क्या, पोलैरिटी और डायपोल मूवमेंट क्या होता है, ठीक है। सबसे पहली कहानी ये है कि ये जो होगा, अगर पोलैरिटी है तो पोलैरिटी होने के लिए चांस क्या होना चाहिए कि उसमें क्या होना चाहिए, कोई ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए। पहली बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर डिफरेंस रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर हो रहा है, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, जैसे यहाँ पे अगर आप देख रहे हो HCl के केस में, तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट हो जाएगा किसकी तरफ, क्लोरीन की तरफ। और ऐसा क्या खास है क्लोरीन के पास कि इलेक्ट्रॉन को जो शेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ ड्रिफ्ट कर लेगा। तो सिंपल सा लॉजिक आपको समझ में आना है कि क्लोरीन जी हैं बड़े रिच इलेक्ट्रॉन के मामले में, इनके पास है इलेक्ट्रॉन का दबदबा। अब ये चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉन हमारे ही कंट्रोल में रहे, शेयरिंग तो होगी पर दबदबा हमारा रहेगा। तो इसी के ऊपर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपने से दूर कर लिया तो इसके ऊपर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको समझते हैं क्या है, डायपोल मूवमेंट अकर व्हेन देयर इज अ सेपरेशन ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज में सेपरेशन होगा कोवलेंट बॉन्ड में, तो वहाँ पे क्या आएगा आपका डायपोल मूवमेंट आएगा। दे कैन अकर बिटवीन आयंस इन एन आयनिक बॉन्ड, ठीक है। आयंस इन द आयनिक बॉन्ड में भी हो सकते हैं, बिटवीन एटम्स इन द कोवलेंट बॉन्ड में भी आप इसे देख सकते हो। दूसरा किसकी वजह से, अभी भी बताया, डिफरेंसेस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से क्या है, खींचातानी स्टार्ट होगा और तभी क्या होगा, डायपोल मूवमेंट। द लार्जर द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ज़्यादा डायपोल मूवमेंट। सिंपल सी बात है, क्या जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा खींचतान होगा और उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा, डायपोल मूवमेंट होगा। द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज सेपरेशन इज ऑल्सो अ डिसाइडिंग फैक्टर, ठीक है। डिस्टेंस कितना है वो भी आपको डिफाइन करेगा। और अभी हम सीखेंगे कि डायपोल मूवमेंट जो है उसको आप कैसे कोरिलेट और दे सकते हो बाय द इक्वेशन, और कैसे अगर आपसे कभी डायपोल मूवमेंट पूछता है तो वो आप आसानी से उसको कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपके पास चार्ज और डिस्टेंस आपको पता है फॉर द कंपाउंड, ठीक है। तो उसको हम समझते हैं। तो अगर इसकी बात करते हैं तो डायपोल मूवमेंट जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, ठीक है। म्यू साइन होता है, यानी कि क्या होगा, ऐसा कुछ साइन होगा, ठीक है। ये म्यू साइन होगा, इसका मतलब क्या है, केमिस्ट्री में डायपोल मूवमेंट की बात करें, ठीक है। तो क्या क्या ध्यान देना है, हमें चार्ज के बारे में ध्यान देना है और डिस्टेंस
ऑफ चार्ज सेपरेशन। तो व्हेन टू इलेक्ट्रिकली चार्ज, जब दो इलेक्ट्रिकली चार्ज अपोजिट साइन आर इक्वल मैग्नीट्यूड के सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक डायपोल इज स्टैब्लिश, तब क्या होगा वहाँ पे डायपोल स्टैब्लिश होगा। दूसरा, द साइज ऑफ द डायपोल इज मेजर्ड इन डायपोल मोमेंट, और उसी डायपोल को अगर हम मेजर करते हैं किसमें, डायपोल मोमेंट, जिसको हमने क्या क्या म्यू कहा, ठीक है। दूसरा क्या है, डायपोल की यूनिट, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि डायपोल की जो यूनिट है बच्चे, वो जो आपको ध्यान देना है वो क्या है, डेबे, ठीक है, डेबे है, और इसको कैपिटल डी से आप रिप्रेजेंट करते हो, विच इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज। तो आपसे अगर डायपोल मोमेंट पूछता है कि डायपोल मोमेंट है क्या, तो डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज, ठीक है। चार्ज के बीच की दूरी और चार्ज जो है उस पर, उसका मल्टीप्लिकेशन ही क्या कहलाता है, आपका डायपोल मोमेंट कहलाता है। और अगर हम बात करें 1 डेबे, तो 1 डेबे जो है वो इक्वल है कितना, 3.34 इंटू 10 की पावर कितना हो गया, -30 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 डेबे जो होगा वो इतने के बराबर होगा। अब ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे कोई चार्ज है और यहाँ पे एक चार्ज है, ठीक है, Q पॉजिटिव Q नेगेटिव, और अगर वो दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पे क्या है, सेपरेटेड है, तो यहाँ पे आपका जो डायपोल मोमेंट हो जाएगा वो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू आर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, Q इंटू आर, यानी चार्ज जो उस पर है और डिस्टेंस, ठीक है, जो डिस्टेंस है उनके बीच में, उसके बराबर यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। तो क्या ध्यान देना है, डायपोल मोमेंट म्यू इज बराबर Q इंटू आर, और 1 डेबे इज इक्वल टू 3.34 इंटू 10 की पावर -30 सेंटीमीटर, राइट। अब देखो यहाँ पे कुछ आपके पास एग्जाम्पल है जिसमें आप म्यू आसानी से बता सकते हो, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आपकी म्यू की वैल्यू आ रही है, ये है क्या बच्चों, ये है आपका सिंपल सा मॉलिक्यूल जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो अगर इसका शेप अगर आप देखोगे तो इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हम बना सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात जो ये है कि जो डायपोल मोमेंट है उसको आप रिप्रेजेंट करते हो तो उसकी साइन जो होती है वो ऐसे दिखाते हो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो आपका मोमेंट है वो किस तरफ ड्रिफ्ट हो रहा है, यानी किस, वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस तरफ ड्रिफ्ट हो रहे हैं, उसको आप नोटिस कर सकते हो इसके थ्रू, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखो कार्बन आपका सेंट्रल में है और ये एरो दिखा रहा है किसकी तरफ, ये ऑक्सीजन की तरफ यहाँ पे जा रहा है, सेम मोमेंट लग रहा है। इसी तरह इस साइड भी सेम है। अब बताओ दोनों चीज़ क्या हो जाएंगी, बराबर। जब दोनों चीज़ यहाँ पे बराबर है तो म्यू जो हो जाएगा, डायपोल मोमेंट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ क्या हो रहा है, इक्वल ही आपका क्या लग रहा है, यहाँ पे मोमेंट लग रहा है, उसकी वजह से ये 0 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इसका भी 0 होगा, पर कैसे होगा उसको समझते हैं। तो अगर हम बात करते हैं BF3, ठीक है, ठीक है, BF3 जो है आपका बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, इसकी अगर हम बात करते हैं, बोरॉन आपका सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल एटम है बोरॉन, ठीक है, और ये क्या है, फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है। शेप इसका आपको ऐसा दिखेगा, ट्रायंगुलर प्लेनर होता है। ये सारी चीज़ जो है, शेप क्या है, ये सब हम सीखेंगे। ठंड रखिए आप, आने वाले लेक्चर में आप और आसानी से इसको समझेंगे। अभी हम जो समझना है वो ये है कि डायपोल मोमेंट कैसे इसका 0 है। तो अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो डायपोल किधर जा रहा है, इस तरफ, फ्लोरीन अपनी तरफ खींच रहा है। अगर इन दोनों का हम देखें तो रिजल्टेंट जो बनेगा इसका, वो किस साइड बनेगा, वो इस तरफ बनेगा, ठीक है। रिजल्टेंट जो बनेगा वो क्या होगा, वो इस साइड होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा, इधर। तो आपने क्या देखा, F से इधर जा रहा है एक और इधर, तो इस वजह से जो म्यू की वैल्यू है वो यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट काम कर रहा है, वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीजन और वाटर के केस में, ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है आपके वाटर के केस में अगर हम देखेंगे तो इसका जो डायपोल मोमेंट आता है बच्चे, वो आता है 1.8 D, ठीक है। डेबे का अभी मैंने बताया कितना हो जाएगा, तो वो आप अगर आपको सेंटीमीटर में निकालना होगा तो वो आप आसानी से इसको निकाल सकते हो, ठीक है। क्या कर लोगे आप, जस्ट क्या करना, 1.8 इसको मल्टीप्लाई कर देना 3.34 इंटू 10 की पावर -30, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर देना, आपका ये डेबे जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। इतनी कहानी आपको समझ में आनी चाहिए। अब जैसे अगर हम बात करते हैं इसकी, अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, एक मिनट जिसमें, हाँ यहाँ पे मैं, तो इसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो कि जो आपके पास वैल्यू आई है, ठीक है, जो वैल्यू आई है
वो आपकी कितनी आ रही है, 1.8 आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, यानी यहाँ पे डायपोल को कुछ ना कुछ वैल्यू क्यों आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो एलिमेंट है, ये देखियो ऑक्सीजन जो एलिमेंट है वो आपका क्या कर रहा है, ऑक्सीजन जो यहाँ पे एलिमेंट है वो क्या कर रहा है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो डायपोल इधर जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से भी हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, और रिजल्टेंट अगर आप देखोगे तो वो किस साइड है, अप साइड है, यानी कुछ ना कुछ यहाँ पे डायपोल होगा, और वो उसकी वैल्यू क्या है, फॉर वाटर इट इज़ 1.8 डेबे, राइट। अब हम समझते हैं अमोनिया का भी केस ले लेते हैं। तो अमोनिया में अगर आप देख रहे हो तो वाटर के कंपैरिजन में क्या आ रहा है, आपका जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, कम आ रहा है, और वो कितना है, 1.4 डेबे। क्यों ऐसा है ये समझिए। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो अमोनिया का, तो अमोनिया में क्या है कि आपका जो यहाँ पे डायपोल मोमेंट आ रहा है वो सारे का नेचर क्या है, वो रिजल्टेंट जो जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसका आपको क्या मिल जाएगा, डायपोल मोमेंट कुछ इतना मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड का, तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है जो यहाँ पे हो रही थी कि अपोजिट आ रहा था और ये क्या हो रहा था, रिजल्टेंट कैंसिल हो जा रहा था, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखते हो कार्बन टेट्राक्लोराइड में, तो यहाँ पे देखो ऊपर एक जा रहा है, ठीक है, डायपोल मोमेंट, यानी क्लोरीन अपने तरफ खींच रहा है, वो आपको दिख रहा है। दूसरा यहाँ पे अगर इन तीनों का आप देख रहे हो तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट बनेगा, ठीक है, जो तीनों का रिजल्टेंट बनेगा वो क्या है, नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। इसका जो शेप होता है ये टेट्राहेड्रल होता है, ऐसा कुछ आपको दिखेगा और ये ऐसे ऊपर लगा हुआ लगेगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो है वो नीचे आएगा, तो इसी वजह से यहाँ भी जो म्यू की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 है, यानी इसमें कोई भी पोलैरिटी प्रेजेंट नहीं है। ये चीज़ भी आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो कि यहाँ पे ये क्या है, कोई यहाँ पे पोलैरिटी नहीं है, पर इन केस में पोलैरिटी है, ठीक है। तो ये आपका हो गया डायपोल मूवमेंट से रिलेटेड चीज़ जो आपको यहाँ पे समझनी थी, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट चीज़ जो हमें समझना है वो है अबाउट द फजन्स रूल, ठीक है। फजान का रूल क्या था, ये फजन्स रूल्स क्या थे, इसको हमें समझना है। तो इन्होंने बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया था, इन्होंने कहा कि नो, या कह सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड जो है वो 100% आयनिक नहीं होता है। अगर हम बात करते हैं तो 100% आयनिक आपका कोई भी कंपाउंड नहीं होता है, या कोई भी बॉन्ड 100% आपका आयनिक नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है, कोवेलेंट नेचर होता ही है, कोवेलेंट नेचर उसमें होगा। इस बात को किसने कहा था, इस बात को आपके फजान ने कहा था, और उन्होंने रूल दिया था कि इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, वो चीज़ हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो क्या है फजान रूल का, अगर सिंपल से अगर आपसे समझना है तो वो ये है कि कोई भी कंपाउंड या कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है, कोवेलेंट नेचर जरूर होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको समझने के लिए कुछ फैक्टर्स को और कुछ टर्म्स को समझना यहाँ पे ज़रूरी है, ठीक है। तो क्या है, वो है आपका पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पोलराइजेशन की, इज द डिस्टॉर्शन ऑफ स्फेरिकल सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड टू एनी asymmetrical cloud, the power of electric charge to the distort electron cloud is known as polarization. Polarization का मतलब क्या है कि क्या कोई भी एटम जो है, दोनों एटम आपस में लगे हुए हैं, तो क्या दूसरा एटम उसको क्या कर सकता है, या आयन जो है उसको क्या पोलराइज कर सकता है, उस पर डिपेंड करेगा। तो इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, ये फिगर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे हमारे पास कैटायन है और ये एनायन है, राइट। अब होता क्या है कि कैटायन का होता है साइज छोटा, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन हो गए हैं बाहर चले गए हैं, लूज हो गया, तो इसका जो साइज होगा वो कंपैरेटिवली छोटा होगा विथ रिस्पेक्ट टू एनायन। एनायन की साइज बड़ी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो कैटायन है जो छोटा है, इसका जो आपका न्यूक्लियस है वो थोड़ा सा क्या उसकी कैपेसिटी रहेगी कि जो इधर बगल वाला जो एनायन है इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर सके, खींच ले, ठीक है। तो ये जो तरीका होता है जिसमें ये क्या करता है कि अपने दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर सकता है, खींच सकता है, इसी को कहते हैं पोलराइजिंग पावर। किसका होगा पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर हमेशा कैटायन का होता है। देखते हैं क्या है, इसको समझते हैं। इट इज़ द एक्सटेंट टू विच कैटायन, जो कैटायन है वो पोलराइज कर सकता है, पोलराइज यानी कुछ ना कुछ पोलैरिटी डेवलप कर सकता है, किस पे करेगा, एनायन के ऊपर, ठीक है। तो कैटायन कितना ज़्यादा पोलराइज कर सकता है, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द चार्ज डेंसिटी, जितनी ज़्यादा उसकी चार्ज डेंसिटी उतना ज़्यादा वो क्या करेगा, उसको पोलराइज करेगा। चार्ज डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ चार्ज टू वॉल्यूम, पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
चार्ज डेंसिटी, ये बात हम समझ गए। नेक्स्ट क्या है, मोर द चार्ज डेंसिटी ग्रेटर इज द पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटायन, यानी हम समझ सकते हैं कि जितना ज़्यादा आपका छोटा कैटायन होगा उतना ही ज़्यादा वो क्या करेगा, पोलराइज करने की उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इस बात को आपको समझना है, ठीक है। तो कैटायन क्या होगा, जितना छोटा होगा उतना ही ज़्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर होगी, क्योंकि चार्ज टू वॉल्यूम रेशियो उसका उतना ज़्यादा होगा, और जितना चार्ज टू वॉल्यूम रेशियो ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा उसकी चार्ज डेंसिटी होगी, और उतना ज़्यादा वो क्या करेगा, पोलराइज कर सकता है। किसको पोलराइज करेगा, एनायन को करेगा। अब एनायन क्या है, एनायन पोलराइज हो रहा है तो उसकी एबिलिटी कितनी है पोलराइजेशन की, तो उसको हम कहते हैं पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। तो ये दोनों टर्म्स आपको यहाँ पे समझना है कि पोलराइजिंग पावर जो होता है वो हमेशा किसका होगा, वो हमेशा होगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं, वो किसका होगा, कैटायन का होगा, राइट। दूसरा क्या है, पोलराइजेबिलिटी जो होती है वो किसकी होती है, तो पोलराइजेबिलिटी जो है ये टेंडेंसी किसकी होती है, ये टेंडेंसी होती है एनायन की। किसकी होगी, एनायन की, कि वो कितना एबल है, कितना वो पोलराइज हो रहा है। कोई किसी को बहका रहा है, कुछ बता रहा है, उससे कितना वो क्या है, उस बात को कितना सोच रहा है, समझ रहा है, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, वो उसकी पोलराइजिंग पावर हो जाएगी, और जो हो रहा है वो उसकी एबिलिटी है कि वो इसका हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इट इज़ द एक्सटेंट टू विच एन आयन कैन बी पोलराइज, इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज द ईज विद विच एन आयन be polarized. Polarization is the distortion in the spherical symmetrical cloud by an asymmetrical cloud, ठीक है। सिमेट्रिकल जो क्लाउड था वो क्या हो रहा है, असिमेट्रिकल हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी यहाँ पे इफेक्ट में आ रही है, और जिसकी वजह से जो डिस्टॉर्शन हो रहा है, यानी कि अगर आपका अगर क्लाउड अगर हम देखें कि अगर ए और बी है यहाँ पे, तो उनके बीच में क्या है, एक इक्वल आपका क्या है, क्लाउड है, पर ड्यू टू पोलराइजेबिलिटी यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा डिस्टॉर्शन हो जाएगा, यानी कि जो क्लाउड अभी आपको ऐसा दिख रहा था वो अब कुछ ऐसा दिखेगा, ए यहाँ पे, बी यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इनका जो है ये पोलराइजेशन हुआ है, जिसकी वजह से इस पे क्या है, कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हुई है, ठीक है। तो ये था फजान का रूल, ठीक है। इनके जो 3 फैक्टर जो आपको ध्यान में देना है, जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस भी किया है, वो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको समझना है कि साइज ऑफ द आयन, ठीक है, जितना साइज ऑफ द आयन छोटा होगा किसका, कैटायन का, उतना ही ज़्यादा वो पोलराइजिंग पावर उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी। दूसरी बात, जितना बड़ा साइज का एनायन होगा उतना ही ज़्यादा उसकी क्या होगी, पोलराइजिंग एबिलिटी होगा, उतना ज़्यादा पोलराइज होगा, ठीक है। तो ग्रेटर इज द कोवलेंट कैरेक्टर। तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि यस, आयनिक कंपाउंड में भी कुछ ना कुछ कोवलेंट कैरेक्टर है, यानी कुछ ना कुछ आपको गड़बड़ यहाँ पे दिख रहा है। जो हम आयनिक कंपाउंड को पूरा आयनिक समझ रहे थे वो आयनिक है नहीं, उसमें कुछ ना कुछ कोवलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट है। यही किसने बताया था, फजान ने बताया था। इस बात को ध्यान देना। कैटायन का साइज जितना छोटा उतना ज़्यादा वो पोलराइजिंग करेगा, एनायन जितना बड़ा उतना ज़्यादा वो क्या होगा, पोलराइजेबिलिटी उसकी उतनी ज़्यादा होगी। दूसरा, द चार्ज ऑन कैटायन, ग्रेटर द चार्ज ऑन कैटायन ग्रेटर इज द कोवलेंट कैरेक्टर, ठीक है। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा उसका क्या होगा, उसका कोवलेंट कैरेक्टर उसमें क्या होगा, ज़्यादा शो करेगा, किसमें, आयनिक बॉन्ड में। नेक्स्ट तीसरा चीज़ क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे थे तो अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप में यानी डी ब्लॉक एलिमेंट का है तो वो आपको क्या करेगा, ज़्यादा कोवलेंसी देगा विथ रेस्पेक्ट टू अगर आपके पास कोई और मेटल है या कैटायन है वो उसका जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP6 होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या समझा कि सिंपल सा जो लॉजिक है वो ये है कि ट्रांजिशन मेटल अगर है आपके पास, एक मिनट इसको सही कर लेते हैं, ट्रांजिशन, राइट, ट्रांजिशन मेटल जो होगा इसका, ठीक है, इसकी पोलराइजिंग करने की जो पोलराइजेशन पावर होगा मेटल का वो क्या होगा, ज़्यादा होगा विथ रेस्पेक्ट टू आपके अल्कली मेटल या अल्कलाइन मेटल से, ठीक है। अल्कली और अल्कलाइन मेटल का से क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि ये NH2NP6 आपके उसमें आ जाएंगे या फिर और जो मेटल्स रहेंगे तो उसके कंपैरिजन में ट्रांजिशन मेटल की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, ठीक है। इसकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी, राइट। इस चीज़ को आपको यहाँ पे ध्यान देना। तो इसको आपने समझ लिया होगा और इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से भी अपने दिमाग में रिटेन भी करना है कि फजान ने क्या कहा कि 100% कोई भी चीज़ आयनिक नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ कोवलेंट कैरेक्टर होता है। ये कैसे बता सकते हैं, ये हम बता सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्टॉर्शन ऑफ द जो उनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, इसके डिस्टॉर्शन में क्यों होगा कैटायन और एनायन के नीचे पे, क्योंकि कैटायन जो होगा वो उसकी पोलराइजिंग कुछ पावर होगी जो एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को
पोलराइज करेगा, और एनायन जो है उसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा उसकी वो जो क्या कह सकते हो आप, एनायन जो होगा वो उसकी एबिलिटी होगी कि वो पोलराइज हो रहा है तो उसको पोलराइजेबिलिटी कहेंगे। तो ये कुछ आपको क्या दिख रहा है, डिफॉर्मेशन होना था, ये था क्लाउड जो होना चाहिए था वो इवनली होना चाहिए था, ऐसा कुछ दिखना चाहिए था, बट द चेंज इज दैट कि यहाँ पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है, और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन चार्ज कैटायन क्लाउड ऑफ एनायन, और यहाँ पे एनायन का आप देख रहे हो तो इसमें क्या हो रहा है, एनायन का पोलराइजिंग हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज हाउ इज योर थिंग्स आर रिलेटेड विद द फजान रूल। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पैरामीटर्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, कौन कौन से पैरामीटर्स है कोवलेंट बॉन्ड का, तो पहला चीज़ जो आपको समझना है वो है अकॉर्डिंग बॉन्ड, यानी कोवलेंट बॉन्ड अगर हमने समझा है तो उसमें आपको कुछ फैक्टर्स उसके याद रखने हैं और डिफाइन करने हैं, जो है आपका बॉन्ड ऑर्डर। अगर हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है कि कितने बॉन्ड, कितने पेयर्स ऑफ एटम्स के बीच में जो आपका बॉन्ड है वो कितना है, ठीक है। तो अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा, डबल बॉन्ड होगा तो 2, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो यहाँ पे क्या होगा, 3 उसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर इज द नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड बिटवीन अ पेयर ऑफ एटम, एक एटम के बीच में कितने वो बॉन्ड बना सकता है, उसी को आपने क्या कहा है, बॉन्ड ऑर्डर का है, ठीक है। अब बात करते हैं बॉन्ड लेंथ की। तो बॉन्ड लेंथ जो है वो कहाँ से आप मेजर करोगे, तो वो ये है कि आपके दो न्यूक्लियाई, दो एटम के न्यूक्लियाई के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को आपने क्या कहा है, बॉन्ड लेंथ के नाम से जाना है, ठीक है। तो क्या है, इट इज डिफाइंड एज ए डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्ड एटम्स, द लेंथ ऑफ इज डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, ठीक है। जितना ज़्यादा अगर बॉन्ड हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतना ही छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि सिंगल बॉन्ड का जो लेंथ होगा, बॉन्ड लेंथ, वो सबसे ज़्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू डबल, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रिपल, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे समझना है। नेक्स्ट, बॉन्ड लेंथ इज रिपोर्टेड मतलब मेजर इन पिकोमीटर, पिकोमीटर में इसको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, और यही चीज़ कि ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा उसका बॉन्ड लेंथ होगा, फिर डबल, और फिर बाद में सिंगल। और यहाँ पे आपके पास कुछ चार्ट है जिसमें क्या है, हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर 74 पिकोमीटर लिखा है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 109, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में 109, ठीक है, 101 सॉरी, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 96, एक्सेल के बीच में 127 एंड सो ऑन आपके पास बॉन्ड ऑर्डर है, ठीक है। मेन चीज़ जो आपको देखना है वो ये है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल में 154 है, डबल में क्या हो गया, ये 108 के आसपास आ गया, और ट्रिपल में ये क्या हो गया, ट्रिपल में ये बॉन्ड ऑर्डर और छोटा हो जाएगा, तो ये 120 के आसपास आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा क्लियर हम कर लेते हैं, ये थोड़ा सा रीडेबल नहीं हो रहा है, 138 के आसपास ही हो जाएगा, ठीक है। ये 138 ऐसा है, 138 के आसपास आपको दिख जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ आपको क्या समझना है कि ट्रिपल बॉन्ड का सबसे कम, फिर डबल, और सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड लेंथ होगा वो किसका बड़ा होगा, वो सिंगल बॉन्ड का होगा, राइट। अब हम समझते हैं कि बॉन्ड एंगल क्या है। तो बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या है कि दो एटम के न्यूक्लियस के बीच में कितना डिस्टेंस है वो बॉन्ड लेंथ बताएगा। और बॉन्ड एंगल का मतलब क्या है कि अगर आपके पास एंगल फॉर्म हो रहा है 3 एटम्स के, तो मिनिमम कंडीशन है, अगर आपके पास एक ए एटम है तो 3 तो चाहिए, तभी आप उसके बीच में क्या है, एंगल के बारे में कुछ बता सकते हो, ठीक है। तो ये जो एंगल बना रहा है इसी को हम क्या कहेंगे, बॉन्ड एंगल के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो अगर आपका लीनियर शेप होगा तो क्या होगा, 180 डिग्री, ट्रायंगुलर प्लेनर होगा तो 120, टेट्राहेड्रल होगा तो 109.5 डिग्री के आसपास, और ट्रायंगुलर बाईपिरामिडल होगा तो 90, 120, 80। और ये सारी चीज़ें अभी हम लोग जब हाइब्रिडाइजेशन में अगर रिलेटेड से चीज़ बात करेंगे तो यहाँ पे समझेंगे। तो एंगल का मतलब भी आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है। तो बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, या बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या होता है, कितनी एनर्जी हमें चाहिए किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो अगर हमारे पास बॉन्ड एनर्जी को समझना है तो इसके लिए क्या है, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ अ केमिकल बॉन्ड, इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी required to break the covalent bond specific type of 1 mole, ठीक है। 1 मोल आपका जो है उसको ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और वो होना किस में चाहिए, गैसियस स्टेट में होना चाहिए, तभी आप उसको ब्रेक करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट बॉन्ड के एंथैल्पीज लिखे हैं। अगेन सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी लगेगी, डबल को उससे ज़्यादा, और ट्रिपल को तोड़ने के लिए उससे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा आपको दिख रहा है ये कितना है, 946
क्या है, किलो जूल पर मोल, यानी कि कितने मोल, मतलब एक मोल को तोड़ने के लिए आपको कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ पे आप देखिए जो वैल्यू आपको दिख रही है वो सबसे ज़्यादा दिख रही है विथ रिस्पेक्ट टू सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये हो गया आपका बॉन्ड एनर्जी। तो आज के लिए आज हमने जो डिस्कस किया है दिस इज ऑल अबाउट बॉन्ड एनर्जी। सो आज का डिस्कशन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। हमने कुछ पैरामीटर्स देखे थे कोवलेंट बॉन्ड का, और साथ ही साथ हमने बहुत सारी चीज़ों को, फैक्ट्स एंड फिगर को देखा था। तो उसको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई क्वेरीज है तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग NIOS तो आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और अपने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर।